परिचय। भाई, गणित की एक समस्या को लेकर मैं उलझन में हूं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? जरूर रवि, मुझे बताओ। किसी संख्या के ऊपर लगी 2 की घात का क्या अर्थ होता है? रवि, यह किसी संख्या के उसी संख्या से गुणन को व्यक्त करता है। अतः हम इसे संख्या का वर्ग कहते हैं। अब मैं समझा। मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं। वर्ग के अतिरिक्त एक वर्गमूल भी होता है, जो वर्ग का प्रतिलोम होता है। ये तो बहुत रुचिकर लग रहा है। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। छात्रों, आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। हमारे साथ आइए। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी संख्या के वर्ग की गणना करना, वर्गमूल और पूर्ण वर्ग को परिभाषित करना, अभाज्य गुणनखंडन और दीर्घ विभाजन विधि से किसी दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। इस खंड में हम वर्ग संख्याओं के गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे। गुणधर्म 1, इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 या 8 वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, कोई वर्ग संख्या 2, 3, 7 या 8 में समाप्त नहीं होती है। उदाहरण 152, 7693, 14357, 88888, 7,98,328 संख्याओं में से कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 के साथ समाप्त होता है। गुणधर्म 2, एक पूर्ण वर्ग के अंत में शून्य की संख्या हमेशा सम होती है। दूसरे शब्दों में, विषम संख्या के शून्यों से समाप्त होने वाला अंक कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। उदाहरण 2500 एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि शून्यों की संख्या 2 सम है, और 25,000 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि शून्यों की संख्या 3 विषम है। गुणधर्म 3, सम संख्याओं के वर्ग हमेशा सम संख्याएं होते हैं, और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। उदाहरण 12 वर्ग बराबर 12 गुणे 12 बराबर 144 दोनों सम संख्याएं हैं। 19 वर्ग बराबर 19 गुणा 19 बराबर 361 दोनों विषम संख्याएं हैं। गुणधर्म 4, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 1 या 9 है, तो उसका वर्ग 1 में समाप्त होता है। गुणधर्म 5, जब कोई संख्या शून्य के साथ समाप्त होती है, तो इसका वर्ग दोहरे शून्यों के साथ समाप्त होता है, और यदि कोई संख्या शून्यों की विषम संख्या के साथ समाप्त होती है, तो ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। उदाहरण 1, 100 बराबर 10 वर्ग शून्यों की सम संख्या। 2, 81,000 बराबर 81 गुणा 100 गुणा 10 बराबर 9 वर्ग गुणा 10 वर्ग गुणा 10 शून्यों की विषम संख्या। कुछ और रोचक प्रतिरूप। त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। यदि आप इन सभी प्रारूपों में हरे रंग के बिंदुओं को गिनेंगे, तो संख्याओं का क्रम इस प्रकार होगा: 1, 3, 6, 10, 15, 21। इसी प्रकार आगे भी। इसी क्रम को त्रिभुजीय संख्याएं कहते हैं। पहली त्रिभुजीय संख्या को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, और ये 1 होती है। दूसरी त्रिभुजीय संख्या 3 होती है। तीसरी त्रिभुजीय संख्या 6 और चौथी त्रिभुजीय संख्या 10 होती है। संख्याओं को त्रिभुजीय बिंदु प्रतिरूप में व्यवस्थित करने से और एक वर्ग में पंक्तियों और कॉलमों में बिंदुओं की समान संख्या जोड़ने से हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। 1 जोड़ 3 बराबर 4 बराबर 2 वर्ग, 3 जोड़ 6 बराबर 9 बराबर 3 वर्ग,
6 जोड़ 10 बराबर 16 बराबर 4 वर्ग। इसी प्रकार 16 बराबर 4 वर्ग बराबर 3 वर्ग जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 1। 25 बराबर 5 वर्ग बराबर 4 वर्ग जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 1, और इस प्रकार आगे भी। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। आइए दो क्रमगत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। 9 वर्ग और 4 वर्ग पर ध्यान दीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि 4 वर्ग और 9 वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं? यदि हम कोई प्राकृत संख्याएं n और n जोड़ 1 लेते हैं, तब n जोड़ 1 वर्ग घटाव n वर्ग बराबर n वर्ग जोड़ 2n जोड़ 1 घटाव n वर्ग बराबर 2n जोड़ 1। हम n वर्ग और n जोड़ 1 वर्ग के बीच 2n संख्याएं पाते हैं, जो 2 वर्ग संख्याओं के अंतर से 1 कम है। इस प्रकार व्यापक रूप से हम कह सकते हैं कि 2 वर्ग संख्याओं n और n जोड़ 1 के बीच 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। विषम संख्याओं का जोड़। उपरोक्त उदाहरण की सहायता से हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n वर्ग होता है। यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वो 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमगत विषम संख्याओं का योग है, और यदि किसी प्राकृत संख्या को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमगत विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तब यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या। किसी संख्या का वर्ग। आइए पहले वर्ग संख्या के बारे में जानें। हम किसी संख्या का वर्ग कैसे कर सकते हैं? ये आसान है, बस उस संख्या का स्वयं से गुणन कर दो। आप वर्ग को घात के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 4 का 2 बार गुणन किया गया है, जो कि 16 के बराबर होगा। पूर्ण वर्ग। आइए पढ़ें। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। इसी तरह अन्य संख्याओं का भी वर्ग है। हम गुणन तालिका से भी वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन संख्याओं को क्या कहते हैं? इन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण संख्याओं के वर्ग को पूर्ण वर्ग कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग। क्या हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी ज्ञात किया जा सकता है। जब हम ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए कि हमारे पास एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या है और हम उनका वर्ग करते हैं, तो परिणाम समान होगा। यह जानकारी बहुत ही रुचिकर है। आइए अब वर्गमूल के बारे में जानें। किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना। किसी छोटी संख्या जैसे 7, 4, 5 इत्यादि का वर्ग ज्ञात करना सरल है, लेकिन क्या 27 जैसी संख्या का वर्ग तत्काल ज्ञात किया जा सकता है? आइए जानें कि हम 27 का वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 27 20 और 7 का योग है, अतः 27 का वर्ग इसके बराबर होगा। जो कि 729 के बराबर होगा। वर्ग के अन्य प्रतिरूप। ऐसी संख्या पर विचार कीजिए जिसका इकाई का अंक 5 है, अर्थात B5 है। B5 वर्ग बराबर 10A जोड़ 5 वर्ग बराबर 10B गुणा 10B जोड़ 5 गुणा 10B जोड़ 5 बराबर 100B वर्ग जोड़ 50B जोड़ 50B जोड़ 25।
बराबर 100b गुणा b जोड़ 1 जोड़ 25 बराबर b गुणा b जोड़ 1 सैकड़ा जोड़ 25। b5 वर्ग बराबर b गुणा b जोड़ 1 सैकड़ा जोड़ 25। उदाहरण के लिए 15 वर्ग बराबर 225 बराबर 1 गुणा 1 जोड़ 1 सैकड़ा जोड़ 25 बराबर 1 गुणा 2 सैकड़ा जोड़ 25। 95 वर्ग बराबर 9025 बराबर 9 गुणा 9 जोड़ 1 सैकड़ा जोड़ 25 बराबर 9 गुणा 10 सैकड़ा जोड़ 25। 105 वर्ग बराबर 11025 बराबर 10 गुणा 10 जोड़ 1 सैकड़ा जोड़ 25 बराबर 10 गुणा 11 सैकड़ा जोड़ 25। पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक 3 संख्याओं का एक ऐसा समूह जहां 2 छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। गणितीय रूप से 1 से बड़ी किसी भी प्राकृतिक संख्या m के लिए हम पाते हैं 2m वर्ग जोड़ m वर्ग घटाव 1 पूरे का वर्ग बराबर m वर्ग जोड़ 1 पूरे का वर्ग, अतः 2m m वर्ग घटाव 1 और m वर्ग जोड़ 1 मिलकर एक पाइथागोर त्रिक बनाती हैं। उदाहरण के लिए 3, 4 और 5 संख्याओं के समूह 3 वर्ग जोड़ 4 वर्ग बराबर 9 जोड़ 16 बराबर 25 बराबर 5 वर्ग को पाइथागोरस त्रिक के रूप में जाना जाता है। 6, 8, 10 भी एक पाइथागोरस त्रिक है, क्योंकि 6 वर्ग जोड़ 8 वर्ग बराबर 36 जोड़ 64 बराबर 100 बराबर 10 वर्ग। पुनः ध्यान दीजिए कि 5 वर्ग जोड़ 12 वर्ग बराबर 25 जोड़ 144 बराबर 169 बराबर 13 वर्ग है। संख्याएं 5, 12, 13 इस प्रकार का एक अन्य त्रिक बनाती हैं। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। ये वो संख्या है जिसका स्वयं से गुणन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि 4 का 4 से गुणन करने पर 16 प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है कि 4 16 का वर्गमूल है। वर्गमूल को एक विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम इसका प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। 25 का वर्गमूल 5 होगा। पुनरावृत्त व्यवकलन संख्या। हम किसी दी गई संख्या का पुनरावृत्त व्यवकलन यानी घटान विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यह सचमुच बहुत ही आसान है। आइए 81 का वर्गमूल ज्ञात करें। 1 से शुरू करके 81 से क्रमागम विषम संख्याओं को तब तक घटाते जाइए जब तक कि उनका अंतर शून्य न हो जाए। आपने ध्यान दिया होगा कि शून्य अंतर प्राप्त करने के लिए 9 बार घटाना पड़ा, अतः 81 का वर्गमूल 9 होगा। अभाज्य गुणनखंडन विधि। अब हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब समान गुणकों के युग्म बनाइए। इसके पश्चात प्रत्येक युग्म से एक अभाज्य संख्या का चयन कीजिए और उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्गमूल होगा। दीर्घ विभाजन विधि। अभाज्य गुणनखंडन विधि से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना कठिन हो जाता है, इसलिए हम दीर्घ विभाजन विधि का प्रयोग करते हैं। आइए इसके चरण देखें। सबसे पहले दाएं से बाएं तरफ
संख्याओं के युग्म के ऊपर बाहर खींचिए। इसके बाद आप पहले युग्म से छोटी या उसके बराबर की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यह 40 है। क्योंकि 36 40 से छोटा है, इसलिए हम 6 को भाजक और 6 को भागफल के रूप में लेंगे। अब 36 को 40 में से घटा दीजिए। तत्पश्चात अगली बार यानी 96 को शेष फल के दाएं तरफ लाएं। अब भाजक को दुगना कर दें। अब सबसे बड़ी संख्या जो भागफल की अगली संख्या होगी, इस प्रकार सोचें कि इस नई संख्या और भाजक का गुणनफल नए भाज्य से कम या समान हो। अब हमारे पास 124 गुणा 4 बराबर 496 है। क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए 4096 का वर्गमूल 64 होगा। दशमलव संख्या का वर्गमूल। घटाने की संक्रिया के द्वारा 225 का वर्गमूल ज्ञात करना। चरण 1, 25 के जोड़े बनाएं लाल बार के नीचे, और जैसा कि हमारे पास केवल एक अंक यानी 2 रह गया है, इसलिए इसे हरे बार के नीचे रखें। चरण 2, हरे रंग की बार के नीचे संख्या 2 यानी भाज्य है। परिकलित भाजक 1 है और भागफल का पहला अंक भी एक विभाजन के बाद हमें शेष के रूप में 1 मिलता है। चरण 3, 25 नीचे लाएं लाल बार के नीचे, इसे शेष 1 के दाईं ओर रखें। चरण 2 में गणना करें और नया भाज्य 125 है। चरण 4, चरण 2 में गणना किए गए भागफल का पहला अंक 1 और 1 का 2 गुना 2 होता है, इसलिए 2 नए भाजक का अंक शुरू कर रहा है। चरण 5, 5 को नए भाजक के इकाई के स्थान का अंक होना चाहिए, क्योंकि जब 25 को 5 से गुणा किया जाता है तो हमें 125 मिलता है, जो हमारे नए भाज्य के बराबर है। इसलिए नया भाजक 25 और भागफल का अगला अंक 5 है। चरण 6, भाग दें और नया शेष प्राप्त करें। भाग के बाद हमें शेष 0 मिलता है। चरण 7, चूंकि बार के नीचे सभी संख्याओं का उपयोग किया जाता है, इसलिए इससे पद्धति का उपयोग पूरा हो जाता है और हमें मिलता है 225 का वर्गमूल 15, या हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं √225 बराबर 15। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि किसी प्राकृत संख्या m को n वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्याओं के वर्ग होते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के वर्ग धनात्मक संख्या होते हैं। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। पुनरावृत्त व्यवकलन विधि में निम्न चरण होते हैं। दी गई संख्या से 1 से शुरू करके क्रमागत विषम संख्याओं को तब तक घटाएं जब तक कि परिणाम 0 न प्राप्त हो जाए। जितने चरण में 0 प्राप्त हुआ है, उनकी गिनती कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि में निम्न चरण होते हैं। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना, अभाज्य संख्याओं का युग्म बनाना, अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक युग्म में से एक अभाज्य संख्या लेना, दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना। दीर्घ विभाजन विधि में निम्न चरण होते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग पहले युग्म की संख्या से कम हो या समान हो। इस संख्या को पहले युग्म के भाजक और भागफल के रूप में लेना और शेषफल ज्ञात करना। नया भाज्य प्राप्त करने के लिए दूसरे युग्म की संख्या को शेषफल के बगल में लाना, पहले भाजक को दुगना करना और इसे नए भाजक के रूप में लाना।